हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रमेश कुमार यादव आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 27 फरवरी यानी कल ही आप सभी का गणित का पेपर है। और गणित का पेपर ये भी है, देख सकते हैं। इस गणित के पेपर को हम पूरा सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं अभी अभी। यदि आप इस पेपर को सॉल्यूशन के साथ देख लेते हैं तो समझिए कि एकदम इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको, हमको तो लगता है कि 70 में 50 नंबर का प्रश्न इसी में से आपको देखने को मिलेगा। यदि थोड़ा थोड़ा था डिफरेंट रहेगा जो अंक में, और जो प्रश्न पर मैं कंसेप्ट लगाकर आपको बताऊंगा उस कंसेप्ट से आप चाहेंगे तो जो आपका 2024 यानी कल आपका जो पेपर मिलेगा उस पेपर में जो भी प्रश्न रहेगा इस कंसेप्ट से आप उस प्रश्न को फोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यानी इस पेपर में आपका जो चैप्टर है गणित में उस सभी चैप्टरों से क्वेश्चन को सेट किया गया है जो कि पेपर में वो हर साल आता है प्रश्न, ठीक है ना। और उस कंसेप्ट से आप फोड़ सकते हैं जो आपका गणित का पेपर कल मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को एक बार आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कैसे लगाया जाएगा, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे ताकि हमारा हर एक क्वेश्चन फोड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको भी फोड़ने में दिक्कत नहीं होगी कल के क्वेश्चन को। इसमें से काफी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपका ही फायदा होगा। आपको 70 में से 50 नंबर का क्वेश्चन इसमें से नहीं मिल गया तो इस चैनल पर आकर जरूर कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए ताकि हमको कल कमेंट करने का मौका मिले, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन के प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपको 20 एमसीक्यू को हल करना होता है। प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न क्या है? ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहले हम 20 बहुविकल्पी प्रश्न पर बात करते हैं, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न एक एक नंबर का होता है और ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न से हमको तो लगता ही नहीं है 100% आएगा ही आएगा। इसमें से आप 20 बहुविकल्पी प्रश्न में समझते हैं कितना आएगा? 18 नंबर आप कंफर्म कर सकते हैं इस बहुविकल्पी प्रश्न से। 100% मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। यही आपके प्रश्न हुबहू देखने को मिलेगा। इस वीडियो को जरूर देखकर ही जाइएगा। यदि नहीं देखते हैं तो आप कल आएंगे ना तो देख लिए आप बहुत पछताएंगे। इस वीडियो को जरूर देखकर ही जाइएगा। मैं वादा करता हूं आपसे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हुबहू देखने को मिलेगा। जिस प्रकार का इस पेपर में प्रश्न है ना, ठीक वही प्रश्न आपके छापे जाएंगे। एक अंक का भी डिफरेंट जल्दी नहीं देखने को मिलेगा, हुबहू एक एक प्रश्न में देखने को मिलेगा। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? कह रहे कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है विविक्तीकरण क्या होता है? डी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? तो डी इक्वल टू होता है b² माइनस में 4ac होता है। क्या आप सभी को ये पता है कि नहीं? सूत्र है ये सूत्र। यदि आप पता है तो इसको तो कुछ ही सेकेंडों में फोड़ डालेंगे। तो b का मान इसमें क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ax²। जब आपने ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे ना इसका, तो ए बी और सी का मान निकल जाएगा। यानी a इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया है? तो 3 है जाएगा। प्यारे बच्चों, b इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, ठीक है ना। और c इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इस सूत्र पर रहकर आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। चलिए b² यानी -6 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब 4ac यानी 4 कर देंगे, ए के स्थान पर 3 है और सी के स्थान पर 4 है, यानी 4 में 3 से मल्टीप्लाई 12, ठीक है। यहाँ पर 12 कर दीजिए। अब यहाँ पर 36 माइनस 12 चौक 48, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में ये 36 4 हो जाएगा 40 और 8 इधर 12 हो जाएगा, यानी माइनस में 12 इसका आंसर आ रहा है। तो माइनस में 12 कहाँ पर है? तो डी नंबर विकल्प पर है, देख सकते हैं। यानी इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब 2 नंबर प्रश्न पर बात कर रहे हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि समीकरण आपका ये दे दिया है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 तथा y इक्वल टू 0 का हल होगा। तो चलिए इसको कैसे हल करना है? समीकरण के रूप में इसे कर लीजिए। यहाँ पर इसको एक समीकरण और इसको 2 समीकरण मानिए, यानी कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर y इक्वल टू 0 है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए।
प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको हल करने का मतलब हुआ, इसका मेन उद्देश्य है कि एक्स और वाई का मान निकलना है। एक्स और वाई का मान कब निकालेगा, आप सब समझ सकते हैं। यहाँ पर वाई का मान 0 दे दिया है, तो आपको क्या करना है, जरूर समझ सकते हैं कि वाई का मान जब इसमें आप पुट अप कर देंगे ना, तो आपका एक्स का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण एक में आपको समीकरण एक में वाई का मान रखने पर, ठीक है ना, लिख दीजिएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुविकल्पी प्रश्न है। ऐसे करना है कि जल्द से जल्द हम इसका मान को निकाल सके। यानी हम इस y के मान को यहाँ पर रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। y का मान हमको 0 दे ही दिया है, तो क्या गड़बड़ है। यहाँ पर देखिए 3x कर देंगे, प्लस में 2, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू में 6 है, यहाँ पर प्यारे बच्चों ये 0 जगह 6 ही रह जाएगा, यानी x इक्वल टू 6 और ये गुणा में है, इधर आएगा तो भगा में हो जाएगा, सॉरी 3 है, तो ये कितने बार में कट गया, 0 बार में। अब यहाँ से देखिए कि x का मान 2 और y का मान 0, यानी 2 और 0 हमको मिल गया, यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0। अब आइए इस विकल्प में देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला है ना ये x होता है और ये y होता है। यहाँ पर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, हमने मान इसका ज्ञात कर दिया है। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 हमने ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि x इक्वल टू 2 और 0 यहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दो कि y का मान 0 दे दिया है, यानी y जो होता है ये x अक्ष होता है और ये y होता है, तो यानी ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो यहाँ पर y तो 0 है, तो ये तो पहले ही आंसर कर जाएगा। अब इसी दोनों में लड़ाई थी, तो इससे आप हल करके आसानी से ज्ञात कर सकते थे प्यारे बच्चों। अब चलिए हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 3 नंबर प्रश्न पर। 3 नंबर प्रश्न आपका क्या है, कह रहे कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य प्यारे बच्चों कितना होगा, आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान दो, 1 से 10 तक सम संख्या कितनी होती है, तो 2, 4, 6, 8 और 10, ये क्या हो जाएगा, 1 से 10 तक की सम संख्या हो जाएगा। और समांतर माध्य इक्वल टू क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग, यानी 2, 4, 6, 8, 10 का योग कर दीजिए और जितनी संख्या उनसे भाग कर दीजिए, यानी हमको निकल जाएगा कि 2, 4, 6, 8, 10 और 5 में 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 से भाग दे दीजिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 2 आ 4 6 आ 6 12 12 8 20 आ 10 30, कितना 30 और 5 से भाग दे देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। और चलिए हम बात करते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर पर। प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न है, करे कि एक त्रिभुज है, आपको त्रिभुज दे दिया है, त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना होगा। चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना, और इसका नाम भी रख देंगे। मेरे बच्चों यहाँ पर ये A रख लीजिए, इसको B रख लीजिए, इसको C रख लीजिए, समझ में आ गया। A और C कितना है, 12 cm है, B और C 6 cm है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 नहीं होगा, AB का जो मान होगा 6 कितना हो जाएगा, तो 6 √3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर √3 छूट गया है, आसानी हो जाएगा, ठीक है ना, 6 √3 होगा, इसको मिस्टेक हो गया है प्रिंट करने में, 6 √3 होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो कि 6 √3 है, ये है। आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय समझ सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है, जब इनके बीच का कोण 90 अंश हो, जब ये कोण 90 अंश होता है ना, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। लेकिन हमको तो कोण ही पूछ रहा है, कोण B का मान पूछ रहा है, हमको तो पता ही नहीं है कि कोण B कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं। यदि पाइथागोरस प्रमेय हमका लागू होता है इस पर, तो हम कोण B का मान आसानी से जान सकते हैं, कोण B 90 अंश होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण हमारा AC है, AC का जो वर्ग होगा प्यारे बच्चों, वो लंब और आधार के वर्ग के बराबर होगा, यानी प्लस के बराबर होगा, यानी कि AB का वर्ग और प्लस में ये हमारा BC के वर्ग की क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर होगा, ठीक है ना, ये इसके बराबर होगा, यानी AC का जो मान होगा वर्ग के, ठीक, AB का वर्ग और प्लस BC के वर्ग के इक्वल टू हो जाएगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये हमारा B जो होगा 90 अंश हो जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय लागू हो सकता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्धन आधार का वर्ग होता है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा कर देखते हैं क्या पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू होता है। यदि लागू होता है तो ठीक है, इसके गुण तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब AC इक्वल टू 12 है, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा,
ए बी इजकल टू कितना है, ए और बी 6/√3। जब 6/√3 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। तो 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 18 3 9 1 10, ठीक है ना, 108। और यहाँ पर देखिए कितना है, बीसी है, बीसी का 36 हो जाएगा। 108 और 36 जोड़ेंगे तो 4 इधर हो जाएगा, तो इस 40 हो जाएगा और 4 यानी 144 इक्वल टू 144 हो गया। यानी कर्ण जो इतना जितना ये कर्ण का वर्ग है उतना ही ये और ये वर्ग करके जोड़ दे रहा है तो आ जा रहा है। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू हो रहा है। और पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होता है, जब कोण 90 अंश हो यानी लंब हो, ठीक है। ये जो लंब हो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी यहाँ पर जब ये पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गया यानी कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त होता है। आपको बड़ी से बड़ी संख्या चेक करना है, ठीक है ना, कि 125 और 70 को विभाजित हम करें। हम 125 को विभाजित करेंगे तो हमको 8 शेषफल मिलेगा और 70 को विभाजित करेंगे तो 5 शेषफल मिलेगा। कहने का मतलब यही है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए वो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या से चुनाव कीजिए। सबसे पहले 17 से भाग कर दीजिए, 15 14 13 इसी तरह कीजिए। आप भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका शेषफल कितना आ रहा है। चलिए 15 से सबसे पहले भाग दे दे। 15 से भाग देंगे तो 15 8 बिछा से तो हो जाएगा, जो हासिल बचेगा वो 5 होगा, लेकिन यहाँ पर 8 है तो सबसे पहले ये कट गया। अब चलिए 13 से भाग दे दीजिए। 125 में जब 13 से भाग देंगे प्यारे बच्चों तो 13 17 हाथ से 117 तो हो गया और शेषफल में कितना बचेगा, 120 में इधर 3 और 5 उधर, यानी 8 शेषफल बचेगा। 8 हमको क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। तो 8 तो शेषफल है, ये तो अभी 1 पर लागू, आप 70 पर भाग दीजिए। 13 5 65 हो गया, जबकि हमको कितना हासिल बच रहा है, अभी 5 बच रहा है। हासिल कितना बच रहा है प्यारे बच्चों, 5 बच रहा है, जो कि यहाँ पर 5 है। यानी अभी तो ये नियम लागू कर गया, यानी 13 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं विकल्प को। चलिए 17 7 19 से 119, जो कि यहाँ पर 6 शेष बच रहा है, ये जो कि गलत है ये भी। अब यहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक है ना, 14 8 12 से यानी 112 हो रहा है, जबकि शेषफल 13 बच रहा है, यानी कि ये भी गलत है। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आइए हम बात करते हैं अब प्रश्न नंबर 6 पर। करें कि यदि समीकरण x² के x - 6 इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल -2 यानी x का मान हमको -2 दिया है और x के मान यहाँ पर हम रखेंगे x का स्थान पर, तो हमको k का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर -2 का वर्ग कर दीजिए, x का स्थान पर -2 रखिए, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा। प्लस में x का स्थान पर -2 रखेंगे तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 और k है तो k हो जाएगा -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दो, अब हमको 2k का मान ज्ञात करना है तो -2k हो जाएगा और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से k का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -1 हो जाएगा। k का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर देख सकते हैं। कह रहा है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 और 16 है तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, भुजा की लंबाई क्या होगी। प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि लंबाई L1 इक्वल टू हमको 12 cm दिया है और L2 इक्वल टू हमको दे दिया है 16 cm। हमको समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट में L1 का वर्ग प्लस में L2 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 12 का वर्ग अंडर रूट में 144 अब प्लस में ये 16 का वर्ग 256, ठीक है। मल्टी जोड़ दीजिए, 6 4 10 अब 25 14 40, ठीक है ना, 40 और 0 यानी 400। अंडर रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, 20 और 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ पर थीटा का मान को यहाँ पर कह दिया है, शर्त में दे दिया है कि प्यारे बच्चों थीटा का मान जो होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 90 के बराबर या 90 से छोटा ही होना चाहिए। थीटा का मान हमको 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 90 के बराबर या 90 से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर चुनाव करना है प्यारे बच्चों कि साइन थीटा और कास थीटा के किस अंश के मान पर साइन थीटा और कास थीटा का मान बराबर होता है। तो आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि साइन 45 अंश और कास 45 अंश का मान क्या होता है, बराबर होता है। साइन 45 और कास 45 अंश का मान क्या होता है, बराबर होता है। कैसे होता है, कैसे इसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हमको आपको बता दे रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर आपको दे दिया है क्वेश्चन में साइन थीटा इक्वल टू में कास थीटा दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा, इसके बट्टा में हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, एक बचेगा। साइन थीटा बट्टा में कास थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, टेन थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू 1। अब बताइए कि टेन थीटा कितने अंश का मान, एक होता है। तो आप कहेंगे कि 45 अंश का मान जो होता है एक होता है। यहाँ पर जो कि 45 अंश है, इस तरह हल न करने की बजाय आप इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं, सोचकर भी कि साइन कितने अंश और कास कितने अंश का मान इक्वल होता है, बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों साइन 45 और कास 45 अंश का मान जो होता है बराबर होता है 1/√2 होता है। प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर पर। कह रहे कि एक संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, जो कि ये 72, 36, ये कितना हो जाएगा 18, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 के पावर 4 हो जाएगा, अगुड़ा में 3 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहे कि घातों का योगफल, घात कितना है, 4 है और 2 है, 4 और 2 का योगफल कर देंगे प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 6, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, कितने नंबर है अगला प्रश्न, तो 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिंदु जो है -3,5 जो है y अक्ष से दूरी कितनी है। यहाँ पर जो -3 है ना, ये x अक्ष पर है, और ये 5 जो है y अक्ष पर है। यहाँ पर हमने एक निर्देशांक बना लेते हैं, यहाँ पर एक चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थांश हो गया, मूल बिंदु 0,0 है। प्यारे बच्चों ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका इधर जब आएंगे मूल बिंदु से तो आपका माइनस होगा, इधर प्लस होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये -3 कह रहा है कि y x अक्ष पर हमको -3 चलना है, x अक्ष पर -3, तो इधर चलेंगे तो -3 होगा, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, -3। प्यारे बच्चों ये y जो है y अक्ष पर 5 चलना है, जो कि पॉजिटिव, जो कि ऊपर चलेंगे तो हमको प्लस मिलेगा 5 में, 1 2 3 4, चलिए यहाँ पर 5 मान लेते हैं अंदाज पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5, और इसको हम मिला देंगे प्यारे बच्चों, तो हमको निर्देशांक क्या मिल जाएगा, -3,5 मिल जाएगा ना, -3,5 ये निर्देशांक। अब हमको क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो कह रहे कि y अक्ष से दूरी कितनी होगी। प्यारे बच्चों ये आपका रहा y अक्ष, ये आपका क्या रहा y अक्ष, और क्या रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है। तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो मूल बिंदु 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी हमको -3 है, तो यहाँ से भी यहाँ तक लेकर दूरी हमको कितनी होगी, तो -3 ही होगी, यानी इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, -3 हो जाएगा। एक शब्द में याद रख लिए, आपको क्या करना है, जैसे ही इस प्रकार का सवाल दिखाई दे आपको सोचना है, क्या करना है कि y अक्ष कह रहा है ना, तो प्यारे बच्चों y अक्ष कह रहा है तो उसका जो x अक्ष होता है वही उसका आंसर हो जाता है, y x अक्ष की दूरी होती है वही, यानी इसका मरिए सबसे पहले -3 पर, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक हमको दे दिया है, यहाँ पर तो कुछ ही नहीं है, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य दिया है, बहुलक ज्ञात करना है, दिया है तो हमको माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पर छूट गया है, मिस प्रिंट हो गया है, माध्यिका क्या करना है प्यारे बच्चों, माध्यिका आपको ज्ञात करना है। आप सभी को पता होना चाहिए ना प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि बहुलक इक्वल टू कितना होता है, बहुलक इक्वल टू कितना होता है। तो बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस में 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। ये आपका फार्मूला याद रखना है प्यारे बच्चों, इस प्रकार का हर एक साल सवाल आता है, इस फार्मूला याद रखेंगे तो आप इसको चुटकियों में धज्जियां उड़ा देंगे। प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं आप कि बहुलक हमको दे दिया है 24, सॉरी बहुलक हमको, ये बहुलक का मान है 12 और 24 जो है माध्य का मान है, तो यहाँ पर 12 इक्वल टू कर देंगे 3, और माध्यिका तो हमको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम माध्यिका को चलिए हम क्या m लिख लेते हैं, -2, और माध्य इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों,
माध्य हमको दे दिया है 24, ठीक है ना। ये बताइए कि 24 में 2 से मल्टीप्लाई 48, ये हो गया 48, 48 को जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 48 गो और 12 गो कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, और इक्वल टू में 3m हो जाएगा। ये m का मान यानी माध्यिका ज्ञात करना है, ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो ये भाग कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा तो m इक्वल टू 20 बार में कट जाएगा, यानी माध्यिका जो हमको प्राप्त होगा वो 20 हो जाएगा। माध्यिका प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर पर। कह रहा है कि जो बिंदु है 5,9 की y अक्ष दूरी, अभी अभी मैंने ऊपर सवाल बताया कि y अक्ष पूछ रहा है ना तो x अक्ष मार दीजिए, y अक्ष पूछ रहा है तो x अक्ष मार दीजिए, x अक्ष 5 है तो इसका राइट आंसर 5 ही होगा। क्या हो जाएगा 5 मात्रक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चलिए हम आपको बताते हैं। ये आपका रहा एक चतुर्थांश, क्या रहा प्यारे बच्चों चतुर्थांश। अब कह रहा है कि x अक्ष पर हमको 5 चलना है, ये हमका x अक्ष है, क्या है x अक्ष, और पॉजिटिव में चलना है तो इधर हमको चलना होगा, क्या चलना होगा इधर चलना होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा 5 ही है, ठीक है, क्या है 5 ही है, और y अक्ष पर 9 कह रहा है, तो चलिए यहाँ पर ये वो आपका y अक्ष और पॉजिटिव में चलेंगे तो ऊपर चलेंगे, ये आपका 9 है, ठीक है ना। इसको मिला दीजिए, जब इसको मिलाएंगे तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा तो x अक्ष पर ये 5 और ये 9, यानी 5 का मान 9 हमको प्राप्त हुआ। अब हमको क्या कर रहा है कि y अक्ष दूरी क्या होगी, यानी ये आपका रहा y अक्ष, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है प्यारे बच्चों। तो आप सब समझ सकते हैं कि जब मूल बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 है तो यहाँ से भी यहाँ तक लिखे 5 ही तो होगी, तो इसका राइट आंसर 5 मात्रक हो जाएगा, इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर मौजूद है 13 नंबर। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कटने वाला सवाल है। क्या करेंगे कि इसको बदल दीजिए या इसको, किसी एक को बदल देंगे ना तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये कटने वाला ही सवाल होता है इस प्रकार का। तो चलिए हम बदल दे रहे हैं एक को, साइन स्क्वायर 18 अंश दिया है ना, 18 अंश माइनस में प्यारे बच्चों हम जब इसको एक राशि में करेंगे तभी ये कटेगा। ये कास है कि तो इसको साइन में बदल दीजिए, ये साइन को कास में बदल दीजिए, किसी एक को एक में बदलना होगा। चलिए हम कास को साइन में बदलते हैं। आप सभी को पता है कि 90 पर क्या होता है मान बदल देता है, 90 और 270 पर। तो चलिए हम 90 पर बदल दे रहे हैं कि कास स्क्वायर 90 और माइनस में यहाँ पर क्या कर लेंगे 18 अंश कर लेंगे, ठीक है ना। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर 18 क्यों किया, आप बताइए कि इस पर हमने मान को रखा तो क्या कोई परिवर्तन हुआ। कास को हमने 90 माइनस 18 अंश किया तो क्या कास 72, कास स्क्वायर 72 अंश यहाँ पर है, तो क्या यहाँ पर भी तो कास स्क्वायर 72 अंश ही है। यहाँ पर 90 में 18 घटाएंगे तो कितना होगा 72 अंश ही होगा, क्या होगा 72 अंश ही होगा, कोई मान में परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस में प्यारे बच्चों यहाँ पर कास 90 माइनस थीटा बदल जाता है। क्या होता है कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों साइन थीटा होता है। साइन स्क्वायर ये थीटा के आधार पर 18 अंश लगे। अब देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश पे पड़ रहा है, तो ये 90। यहाँ पर ध्यान दो, ये आपका रहा 0 और ये आपका रहा 90। 90 से जब प्लस करेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएंगे, 90 से जब प्लस करेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में, और 90 से माइनस करेंगे तो फर्स्ट चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम में आल पॉजिटिव होता है। क्या होता है आल पॉजिटिव, तो ये कास भी पॉजिटिव होगा। तो प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, यानी ये हो गया अब आपका समाप्त। ये प्लस और ये माइनस कट कर क्या हो जाएगा 0, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा V नंबर हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों हम बात करें अगला प्रश्न 14 नंबर पर। कह रहे हैं कि यदि दो गोला के आयतनों का अनुपात 27 संबंधित 64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ से समझिए कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों जब आपको त्रिज्या मालूम होती तो क्या आप पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर लेंगे। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा तो आप क्या भाग देकर उसका अनुपात नहीं ज्ञात कर लेंगे, एकदम ज्ञात कर लेंगे। तो आपको त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, आपको त्रिज्या तो मालूम ही नहीं है।
त्रिज्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो, आप यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं गोला के आयतन का सूत्र लगाकर। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो दो गोला है, तो पहला गोला की त्रिज्या को R1 मान लीजिए और दूसरे गोले की त्रिज्या को R2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर R1 मान लीजिए पहले गोले की त्रिज्या, और 4/3 पाई आर क्यू मान लीजिए दूसरे गोले की त्रिज्या है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, कह रहे कि दो गोलों का आयतनों का अनुपात, हमने दो गोले के आयतन का अनुपात कर दिया है। दो गोले का आयतन का अनुपात कितना है, 27 संबंधित 64 है, यानी 27/64 है। प्यारे बच्चों, 4/3 पाई और 4/3 पाई क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब R1 का क्यू बटा R2 का क्यू है, R1/R2 लिख लीजिए और इसका क्यू इस तरह कर लीजिए, और 27/64 इस तरह कर लीजिए, ठीक है। हो जाएगा नहीं। अभी ये इधर पावर में 3 है, इधर आएगा तो 1 के पावर में 3 हो जाएगा, जो कि अंडर रूट के यहाँ पर क्यू हो जाएगा 27/64, जो कि ये क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 3/4, यानी 3 संबंधित 4। यानी कि हमको पता हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ पर मैंने कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि R1 का मान हमको यहाँ से निकल गया 3 और R2 का मान हमको निकल गया 4। अब हमको R1 और R2 यानी त्रिज्या हमको पता हो गया, तो क्या इसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि 4 पाई R² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके अनुपात कर रहा है, तो चलिए पाई R1 का वर्ग कर दीजिए, आप 4 पाई R2 का वर्ग कर दीजिए। इसका अनुपात ही तो आपको ज्ञात करना है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1/R2 का वर्ग, R1/R2 का वर्ग का अनुपात ज्ञात कीजिए। R1 = हमको पता है कितना है, 3 है। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यानी कि 9 संबंधे 16 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 संबंधे 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, यहाँ पर 9 संबंधे 16 यहाँ पर है, 9 संबंधे 16 यहाँ पर है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर कह रहा है कि यदि कुछ प्रेषणों का बहुलक तथा माध्य इतना है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। ऐसे अभी हमने सवाल इसके ऊपर जस्ट कराया, अभी सवाल कराया कि आपको सूत्र केवल याद रखना है बहुलक का। बहुलक इक्वल टू क्या होता है, तो 3 गुणे माध्यिका और माइनस में 2 गुणे माध्य होता है। क्या होता है, 2 गुणे माध्य होता है। प्यारे बच्चों, बहुलक का मान यहाँ पर देख सकते हैं, बहुलक और माध्य, पहले बहुलक है तो 45 हो जाएगा बहुलक, और इक्वल टू में 3 गुणे माध्यिका हमको ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। माइनस में 2, माध्य हमको दे दिया है 27, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 27 दूनी 54, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 45 + 54 इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका। प्यारे बच्चों, ये 9 हो जाएगा और ये 99 हो जाएगा, इक्वल टू में 3 गुणे माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। प्यारे बच्चों, माध्यिका ज्ञात करेंगे तो इधर आ जाएगा भागा में, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, कितना नंबर है, तो 16 नंबर है। कह रहा है कि x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे। अब इसको आपको हल करना है द्विघात, ये आपका रहा एक समीकरण है, इस समीकरण को आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र से हल कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। श्रीधराचार्य के सूत्र क्या कहता है कि माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस में 4ac बटा में 2a होता है, ठीक है ना। यही इसका फार्मूला होता है, केवल रख देना है। और b का मान क्या है, -2 है। b का मान -2 है, a का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर c का भी मान 1 है। तो चलिए माइनस रख दीजिए, -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर b का मान -2 है, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस +2 प्लस माइनस अंडर रूट में b² का मान यानी 2 का वर्ग करेंगे 4, और माइनस में 4ac, 4 का मान 4 हो जाएगा, 4 है रख देंगे, a और c का मान 1 है, 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, और 4 में 1 से मल्टीप्लाई 4, और बट्टा में ये क्या हो जाएगा 2, a का मान दे दिया है हमको क्या है 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर ध्यान दो, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर +-0 यानी 2 + -0 बटा में 2 भाग देंगे, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी एक बार प्लस लेंगे तो 1 और एक बार माइनस लेंगे तो अभी 1 होगा। माइनस लेंगे तो ये -0 हो जाएगा, 2 में 0 हो जाएगा 2, और प्लस में 2 जुड़ेंगे जो ही होगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1, यानी 1 = 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा
1,1 जो कि इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 1,1। प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य हमको 18 दे दिया है तो x का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है। समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, तो कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या होती है। क्या होता है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग यानी सभी को जोड़ दीजिए, 7, 13, 20, 17 प्लस में 3x बट्टा में 5, 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 कर दीजिए। इसका माध्य 18 दे दिया। 18 में 5 से मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा। 13 7 20 20 40 17 57, 57 प्लस में 3x इक्वल टू में 18 5 90। कैसे हो गया, 18 में 5 से मल्टीप्लाई किया यानी हमने तिर्यक गुणा किया, तिर्यक गुणा किया। अब यहाँ से हमको x का मान ज्ञात करना है। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 3x इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 90, और माइनस में 57 हो जाएगा। जबकि हमने यहाँ पर 3 जोड़ेंगे 60 या 3 90 यानी कि 30 और 3 33 हो जाएगा। यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, 33 में 3 से भाग लग जाएगा जबकि 11 हो जाएगा। यानी x का जो मान हमको प्राप्त होगा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब हम अगला प्रश्न पर बात कर रहे हैं जो कि 19 नंबर आपका प्रश्न है। कह रहे हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 संबंधी 7 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे, उनकी भुजा दे दिया है और त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछे तो उसका क्षेत्रफल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, भुजा का स्क्वायर होता है। यानी 4/7 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका मान इसका आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यानी 16 संबंधी 49, 16 संबंधी 49 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 16 संबंधी 49। इस प्रकार के सवाल हमको लगता है कि 7 सेट में ऐसा कोई नहीं सेट होगा जिसमें ये सवाल आपको नहीं देता है, ठीक है ना। केवल अंक को चेंज कर देगा, बट ये सवाल आपको 100% देखने को मिलेगा। अब चलिए हम इस बहुविकल्पी प्रश्न का अंतिम प्रश्न 20 नंबर पर बात करें। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्याएं क्या होगी। प्यारे बच्चों हमको वृत्त की त्रिज्याएं पूछ रहा है और हमको दे दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप को जो है समान है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल क्या है, परिमाप के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का परिमाप, क्या है, परिमाप, ठीक है ना। प्यारे बच्चों यहाँ से आप त्रिज्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करना है देखते रहिए, इस वीडियो में एकदम जलदार तरीका से बताने वाला हूं। आप सभी को पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 पाई आर होता है। यहाँ से हम त्रिज्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1 आर है, यहाँ पर 2 आर है, तो 1 आर से 1 आर कैंसिल, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, ये 2 अभी है। यहाँ से हमको त्रिज्या इक्वल टू 2 हमको प्राप्त हो गया, यानी कि 2 मात्रक हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 2 मात्रक। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम केवल 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात किया, जो कि मैं जल्द ही इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और इस कंसेप्ट को जरूर तैयार कर लीजिएगा। जल्द ही मैं अभी के अभी तुरंत आपके अगले प्रश्न को अगली वीडियो में ला रहा हूं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है ना। जल्द ही मैं ला रहा हूं अभी के अभी।